एवरीवन, द सिविलियन टॉक के इस नए वीडियो में स्वागत है मित्रों। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑल अबाउट प्लास्टरिंग के बारे में। दोस्तों, प्लास्टरिंग क्या होता है, प्लास्टरिंग कितने तरह का होता है, प्लास्टरिंग कब प्लास्टरिंग करने की नौबत आती है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्लास्टरिंग का, कि हम क्यों प्लास्टरिंग करते हैं, अगर कहीं भी आप प्लास्टरिंग करवाते हैं तो गुड प्लास्टरिंग किसको बोलेंगे, उसकी पहचान करने का तरीका क्या है, टाइप्स ऑफ प्लास्टरिंग जिसके अंदर सीमेंट प्लास्टरिंग, मड प्लास्टरिंग, लाइम प्लास्टरिंग वगैरह आता है, सीमेंट प्लास्टरिंग किस तरह से करेंगे वो सारा उसके बाद डिफेक्ट इन प्लास्टरिंग, प्लास्टरिंग में कौन कौन सा डिफेक्ट आ सकता है, ये सीमेंट प्लास्टरिंग, मड प्लास्टरिंग, जितने भी तरह के प्लास्टरिंग से रिलेटेड जितना भी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। सो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है एज ए सिविल इंजीनियर। अगर आप फ्रेशर इंजीनियर हैं तो इस वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर वो सारी जानकारी आपको मिलने वाली है जो आपके लिए बहुत ही महत्व की है, और एज ए इंजीनियर आपको वो सारी जानकारी पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं प्लास्टरिंग के बारे में। जैसे जनरली आपको पता ही है कि प्लास्टरिंग जब भी आप घर बनाते हैं तो आउटर सरफेस या घर के इनर सरफेस को कवर करने के लिए एक लेयर चढ़ाया जाता है। वो लेयर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, या तो आप सीमेंट से कर सकते हैं या मड से कर सकते हैं। तो वो मटेरियल के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग नाम दिया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि सबसे पहला बात करते हैं कि प्लास्टरिंग होता क्या है। तो प्रोसेस ऑफ कवरिंग रफ वाल्स, यानी कि जो रफ वाल्स होगा, अनइवन वाल यानी कि खुरदुरा वाल जो होगा बिल्डिंग का, उस पर हम प्लास्टरिंग मटेरियल से ड्यूरेबल सरफेस बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम प्लास्टरिंग कहते हैं। दैट मीन्स कि जब भी आप कोई वाल बनाते हैं वो अनइवन होता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर, तो उसके ऊपर कोई एक ऐसा प्लास्टिक मटेरियल चढ़ाएं जिससे कि वो वाल जो है ड्यूरेबल हो जाए। तो इस प्रोसेस को हम प्लास्टरिंग बोलेंगे। ठीक है दोस्तों। एडिटिव्स आर एडेड टू इम्प्रूव द एडहेसिवनेस, वाटरप्रूफ, टर्माइट रेजिस्टेंस। प्लास्टरिंग का जो मेन पर्पस होता है कि इसके अंदर जो है वाटरप्रूफ की क्षमता आ जाए। जैसे कि अगर मान लीजिए कि वाटर लीकेज की समस्या जो भी हो वो ना हो। टर्माइट रेजिस्टेंस, दैट मीन्स कि अगर कोई चींटी वगैरह अटैक करे या कोई कीटाणु वगैरह अटैक करे वाल के अंदर, वो ना हो। तो ये सारी समस्याओं से निदान करने की जो प्रोसेस होता है उसको हम प्लास्टरिंग करते हैं। तो प्लास्टरिंग आप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब बात करते हैं कि प्लास्टरिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑब्जेक्टिव दैट मीन्स कि उद्देश्य क्या है। जैसा कि हमने पीछे बताया कि प्लास्टरिंग करने से फ़ायदा होता है कि वाटर प्रूफिंग की समस्या से आपको निजात मिल जाता है, टर्माइट प्रूफिंग हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव की बात करें दोस्तों तो प्लास्टरिंग का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव होता है। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है, प्लास्टरिंग करते ही आपका जो सरफेस होता है वो स्मूथ हो जाता है, रेगुलर स्मूथ हो जाता है, क्लीन हो जाता है, ड्यूरेबल हो जाता है। तो प्लास्टरिंग करने का पहला जो फ़ायदा है, यही हमारा पहला फ़ायदा है। दूसरे फ़ायदा की बात करें तो एटमॉस्फेरिक जितने भी एजेंसीज होती है उससे आपका जो दीवार है प्रोटेक्ट होता है। जैसे कि हमने पीछे बताया कि टर्माइट का जो इफ़ेक्ट होता है वो कम हो जाता है। उसके बाद वाटर प्रूफिंग जो भी होता है वो आपका प्रोटेक्ट हो जाता है। प्रोटेक्ट द सरफेस फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक एजेंसी, तो इससे आपको निजात मिल जाता है। तीसरा जो हमारा फ़ायदा है, कॉन्सील्स द डिफेक्टिव वर्कमैनशिप। जो भी डिफेक्टिव यानी कि आपने जो दीवार बनवाया उसके अंदर मिस्त्री द्वारा जो भी डिफेक्ट रह गया हो तो उसको कवर कर दिया जाता है। ये एक फ़ायदा हो गया आपका। और चौथा जो हमारा फ़ायदा है, कवर अप द व्यूज ऑफ इन्फेरियर क्वालिटी मटेरियल्स एंड जॉइंट्स, यानी कि जो भी जॉइंट्स वगैरह उसके अंदर बच गया है दीवार बनाने के दौरान, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, दब जाती है, उसके अंदर चल जाती है, प्लास्टरिंग के अंदर चले जाती है। तो ये भी आपका एक फ़ायदा हो गया। लास्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, प्रोवाइड्स सेटिस्फैक्ट्री बेस फॉर वाइट वाशिंग, कलर वाशिंग। दैट मीन्स
कि प्लास्टरिंग करने के बाद आपको एक बेस मिल जाता है कि उसके ऊपर आप वाइट वॉशिंग कर सकते हैं, कलर वॉशिंग कर सकते हैं। तो ये सारा हमारा ऑब्जेक्टिव है प्लास्टरिंग का। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो वीडियो छोड़ के कहीं मत जाइएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्लास्टरिंग, यानी कि अगर कोई प्लास्टरिंग अच्छा कब कहा जाएगा, गुड प्लास्टरिंग हम किसको बोलेंगे। तो उसका कुछ रूल्स होता है, कुछ मेथड्स है, उस चीज़ को आपको चेक करना होता है कि अच्छा कब बोलेंगे। पहला जो है, जब भी आप प्लास्टरिंग करें, शुड बी फायर रेजिस्टेंट एंड साउंड प्रूफ। प्लास्टरिंग करने के बाद साउंड जो है उस पार से उस पार नहीं जाना चाहिए, मतलब कि वो साउंड प्रूफ हो, फायर रेजिस्टेंट यानी कि आग उसमें नहीं लगना चाहिए। दूसरा जो हमारा फ़ायदा हो जाता है, शुड प्रोवाइड ए स्मूथ एंड नॉन नॉन एब्जॉर्बेंट एंड वॉशेबल सरफेस, यानी कि स्मूथ, नॉन एब्जॉर्बेंट और वॉशेबल सरफेस, यानी कि वो नॉन वॉशेबल सरफेस हो जाएगा, नॉन एब्जॉर्बेंट हो जाएगा। शुड एडहेयर टू द सरफेस फर्मली, शुड बी वेदर प्रूफ, यानी कि वेदर प्रूफ हो जाएगा। तो ये सारा जो गुण है आपको एक अच्छा प्लास्टरिंग में देखने को मिल जाता है। तो ये था हमारा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्लास्टरिंग। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टरिंग का। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया कि डिपेंडिंग अपॉन द बाइंडिंग मटेरियल, कि किस टाइप का आप बाइंडिंग मटेरियल यूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका प्लास्टरिंग का टाइप होता है। अगर आप सीमेंट यूज करते हैं तो सीमेंट प्लास्टरिंग हो गया, मड यूज करते हैं तो मड प्लास्टरिंग हो गया, लाइम यूज करते हैं तो वो हमारा लाइम प्लास्टरिंग हो जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आपका प्लास्टरिंग हो जाता है, राइट दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है प्रोसीड्योर ऑफ सीमेंट प्लास्टरिंग। इसको दोस्तों हम बाद में रखते हैं, अब बात करेंगे कि डिफेक्ट क्या क्या हो सकता है प्लास्टरिंग के अंदर, यानी कि प्लास्टरिंग अगर आपने कहीं भी कर दिया तो उसके बाद उसके अंदर क्या क्या कमियां आ सकता है, क्या क्या डिफेक्ट आ सकता है। तो वो डिफेक्ट क्यों आएगा, क्योंकि आपने अच्छा प्लास्टरिंग नहीं किया होगा, इसके लिए। तो पहला जो हमारा डिफेक्ट है वो है क्रैक्स। Cracks appear on the plastered surface in the form of thin line और wider cracks due, तो यानी कि या तो क्रैक्स जो जब भी डेवलप होगा प्लास्टर सरफेस पे वो या तो पतला होगा या बहुत बड़ा क्रैक्स डेवलप होता है ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ थिक प्लास्टर और पुअर वर्कमैनशिप। या तो आपका मिस्त्री अच्छा नहीं होगा या ज़्यादा मोटा प्लास्टर अगर कर देता है तो उसके कारण भी ये सारी समस्या का हमको सामना करना पड़ता है। प्रिवेंटेड बाय प्रॉपर क्यूरिंग 10 डेज एंड कीपिंग थिकनेस ऑफ प्लास्टर यूनिफॉर्म, यानी कि जब भी आप प्लास्टर कीजिए तो ये हमेशा आपको याद रखना है कि प्लास्टर जो भी आप करें उसका वो 15 mm से कम ही रहना चाहिए, यानी कि 15 mm मैक्सिमम हो गया, उससे ज़्यादा आप प्लास्टर नहीं कर सकते हैं। और प्रॉपर क्यूरिंग कीजिए 10 दिन तक। इससे क्या होगा, आपका प्लास्टर पे क्रैक्स अपीयर नहीं होगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा सीमेंट प्लास्टर है, सीमेंट से हम लोग प्लास्टर कर रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा मड प्लास्टरिंग। मड प्लास्टरिंग दैट मीन्स कि गांव घर में आप देखते हुए है कि मिट्टी से या गोबर से अपने घर को पोता जाता है, तो उसको भी एक तरह से आप प्लास्टर के अंदर ही मान सकते हैं। ये लाइम प्लास्टरिंग हो गया, यानी कि लाइम का इसमें उपयोग करके हमने प्लास्टरिंग किया। तो ये सारा चीज़ जानकारी का था दोस्तों, आशा करता हूँ पसंद आएगा। उसके बाद है प्रोसीड्योर फॉर सीमेंट प्लास्टरिंग, यानी कि सीमेंट प्लास्टरिंग अगर हम करेंगे तो किस तरह से करेंगे। तो इसके अंदर देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट हमारा लिखा गया है कि 12 से 15 mm के बीच हमारा जो है थिकनेस रहेगा। सीमेंट प्लास्टरिंग का थिकनेस 12 से 15 mm के बीच रहता है। क्लीन द सरफेस विथ वाटर एंड केप्ट वेट टिल अप्लाइंग प्लास्टर, मतलब प्लास्टर करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, सरफेस को क्लीन करना है और वाटर से भिंगाना है, ठीक है। उसके बाद प्रीलिमिनरी कोट इज अप्लाइड ऑन द सरफेस टू फिल अप होलो पोर्शन ऑफ मशीनरी, यानी कि सबसे पहले एक प्रीलिमिनरी कोट यानी कि पहला कोट उस पर अप्लाई करना है ताकि उसमें जो भी दरार वगैरह कुछ भी है तो वो मिट जाए। उसके बाद फर्स्ट कोट जब हम अप्लाई करेंगे तो वो 9 से 10 mm का होगा। फर्स्ट कोट हमारा 9 से 10 mm के बीच होना चाहिए फर्स्ट कोट। उसके बाद दोस्तों फर्स्ट कोट अप्लाई करने के बाद सेकंड कोट जब भी हम अप्लाई करेंगे वो 6 घंटा के बाद हम अप्लाई करेंगे और उसका जो थिकनेस होगा 10 mm से हम ज़्यादा नहीं रखेंगे, ठीक है। उसके बाद सरफेस इज पॉलिश्ड विथ ए ट्रोवेल के द्वारा हम सरफेस को पॉलिश करेंगे। उसके बाद थर्ड कोट इफ़ रिक्वायर्ड, अगर थर्ड कोट की ज़रूरत है तब आप थर्ड कोट मैक्सिमम 3 mm
प्रोवाइड करेंगे, अन्यथा अगर ज़रूरत नहीं है तो आप ये नहीं अप्लाई करेंगे। कंप्लीटेड प्लास्टर इज अलाउड टू रेस्ट फॉर 24 आवर्स एंड वेल वाटर्ड फॉर एटलीस्ट 1 वीक। जैसे ही ये 3 कोट आपने अप्लाई कर दिया, प्लास्टर कंप्लीट हो गया, तो उसको आप 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 24 घंटे के बाद उसको आप वाटर से क्यूरिंग कीजिए और कम से कम 1 वीक तक आप प्लास्टर सरफेस को क्यूरिंग करते रहिए। तो ये था हमारा दोस्तों, किस तरह से हम प्लास्टरिंग करेंगे, सीमेंट प्लास्टरिंग करेंगे, ये हमारा प्रोसेस है। इस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके प्लास्टर्ड सरफेस में कभी भी कोई भी जॉइंट्स नहीं आएगा, क्रैक्स नहीं आएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों, प्लास्टरिंग से रिलेटेड जितनी भी जानकारी हमारे पास थी वो हमने आपको प्रोवाइड किया। अगर फिर भी कोई भी डाउट या शंका आपके मन में है तो आप ज़रूर हमको कमेंट कीजिएगा। आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।